गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने शुक्र जनन की प्रक्रिया देखी थी। ठीक है, शुक्र जनन यानी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया पढ़ने देखी थी। ठीक है, आज हम लोग शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्प्राउट्स। ठीक है, तो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। शुक्राणु का निर्माण वर्षण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। ये चीजें अपन पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु दिखता कैसा है, कौन कौन से इसमें भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये शुक्राणु की संरचना का मैंने डायग्राम बनाया है। ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3। एक तो होता है सिर, हेड या सिर। दूसरा होता है मिड पीस यानी मध्य भाग, मिड पीस या मध्य भाग। और तीसरा भाग होता है टेल या पूंछ। यानी शुक्राणु में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3। सिर, गर्दन, मध्य भाग, सिर, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, और चौथा पार्ट होता है वो है गिरवा या नेक। ये छोटा भाग होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन सिर की बात करते हैं। तो यहां से यहां तक का ये शुक्राणु का भाग है, ये क्या है? हेड या सिर। ठीक है, इस हेड में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी शुक्राणु के सिर भाग में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो एक्रोसोम, ये ऊपर टोपी नुमा जो संरचना है ये क्या है? एक्रोसोम। और ये जो भाग है ये क्या है? शुक्राणु का केंद्रक। ठीक है, तो सिर भाग में आपको 2 संरचनाएं ध्यान रखनी है, एक्रोसोम और केंद्रक। ठीक है, अब ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम है, ये अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम करते हैं। भाई निषेचन होता है, तो निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। अब अंडाणु में प्रवेश कब करेगा? जब अंडाणु की झिल्लियों को ये भेदेगा। तो अंडाणु की झिल्लियों को भेदने का काम कौन करेगा? स्पर्म लाइसिन। और इस स्पर्म लाइसिन का स्राव किसके द्वारा होगा? एक्रोसोम के द्वारा। क्लियर बात? तो एक्रोसोम लाइसोसोम के समान संरचना है, जिसमें स्पर्म लाइसिन या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और ये निषेचन के समय अंडाणु की झिल्लियों को भेदने का काम करते हैं। क्लियर बात? दूसरा है केंद्रक। तो केंद्रक है, केंद्रक की मैंने आपको जब परिवर्तन बताए थे वहां पर बताया था, केंद्रक में केंद्रिका, आरएनए, प्रोटीन सब क्या हो जाते हैं? नष्ट। मुख्य रूप से केंद्रक में केवल क्या मिलता है? डीएनए। तो शुक्राणु के इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, तो ये 2 भाग किसके? हेड के, एक्रोसोम और केंद्रक। अब ध्यान रखना, इस शुक्राणु के चारों ओर 2 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। तो शुक्राणु के चारों ओर जो झिल्लियां पाई जाती हैं, उन झिल्लियों को क्या बोलते हैं? गेलिया कैपिटिस। ठीक है, एक्रोसोम या शुक्राणु की झिल्ली को क्या बोलते हैं? गेलिया कैपिटिस। तो आपको ध्यान रखना है, एक्रोसोम के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे गेलिया कैपिटिस कहते हैं। ठीक है, तो पहला भाग तो क्या हो गया? सिर। ठीक है, अब बीच में एक छोटा संतरा भाग पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? नेक। नेक या गर्दन।
ये जो नेक या गर्दन है, इस नेक भाग में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। नेक भाग में क्या मिलेंगे? सेंट्रियोल। मैंने बताया था सेंट्रियोल दो होते हैं, एक जो केंद्र की खांच में होता है उसको तो क्या बोलते हैं? समीपस्थ सेंट्रियोल, और इसके समकोण पर दूरस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। तो नेक भाग में आपको केवल क्या ध्यान रखना है? इस शुक्राणु की जो गिरवा है, गिरवा में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल। समीपस्थ सेंट्रियोल का कार्य मैंने आपको बताया था, यह निषेचन के बाद विदलन में भाग लेता है, और जो दूरस्थ सेंट्रियोल है इससे अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। क्लियर बात? फिर है शुक्राणु का मध्य भाग। ये जो मध्य भाग है ये शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु का कौन सा भाग ऊर्जा कक्ष कहलाता है। तो देखो ऊर्जा कहां होगी? जहां माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं? मध्य भाग में। ठीक है, तो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसलिए इस मध्य भाग को क्या बोलते हैं? शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको कि जो शुक्राणु का मध्य भाग है इसको शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष कहते हैं। दूसरी बात, इस मध्य भाग में क्या मिलेंगे आपको? तो मध्य भाग में एक तो अक्षीय तंतु पाए जाते हैं जिनका निर्माण किससे होता है? दूरस्थ सेंट्रियोल से। अक्षीय तंतु और एक क्या मिलेंगे आपको? मैनचेट्स। ठीक है, मध्य भाग में अक्षीय तंतु और मैनचेट पाए जाते हैं। अब मैनचेट मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया आपस में सम्मेकित हो जाते हैं जिन्हें निब्बेन-करण कहते हैं, और ये निब्बेन-करण कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मैनचेट का। तो मध्य भाग में क्या मिलेंगे? अक्षीय तंतु और मैनचेट। ठीक है, इस मध्य भाग में सबसे नीचे की ओर या मध्य भाग के पश्च सतह पर या नीचे की ओर एक वल्य सेंट्रियोल पाया जाता है। ये जो वल्य सेंट्रियोल है ये क्या करता है? मध्य भाग के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको टेल या पूंछ भाग में आने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम भाग है पूंछ। शुक्राणु की अंतिम भाग कौन सा है? टेल या पूंछ। तो देखो ये जो पूंछ भाग है इसके भी वैसे देखा जाए तो दो भाग होते हैं, एक मुख्य भाग होता है और एक पश्च भाग होता है। जो मुख्य भाग होता है इसमें अक्षीय तंतु और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और जो पीछे का या अंतिम भाग होता है ये संकरा होता है और इसमें केवल अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। तो पुच्छ भाग में क्या मिलेंगे आपको? पूंछ के प्रारंभिक भाग में तो अक्षीय तंतु और कुछ कोशिका द्रव्य, और अंतिम भाग में केवल क्या पाए जाते हैं? अक्षीय तंतु। ठीक है, अब इस पूंछ का काम क्या है? तो पूंछ शुक्राणु को गतिशील बनाती है, यानी ये शुक्राणु को तैरने में सहायता करती है। तो शुक्राणु गति किसकी सहायता से करेंगे? टेल या पूंछ भाग की सहायता से। ठीक है बच्चों, ये शुक्राणु की संरचना। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज वो ध्यान रखना, ये जो पूंछ भाग होती है इस पूंछ भाग में आपको क्या मिलेंगे? तो ध्यान रखना, पूंछ भाग में वैसे क्या पाए जाते हैं? अक्षीय तंतु। ठीक है, अब जो अक्षीय तंतु है इनमें अक्षीय तंतु में सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इन सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या मिलेगी? 9+2। तो अक्षीय तंतु में या पूंछ भाग में सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या 9+2 होती है। क्लियर बात? आप देखो एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो शुक्राणु का सबसे पहले कौन सा भाग है? शीर्ष भाग। शीर्ष बोल दो इसको या सिर भाग बोल दो। ठीक है, या है। तो नाम से क्लियर हो रहा है, शीर्ष भाग है, यानी शुक्राणु का सबसे ऊपर का या शीर्ष पर क्या स्थित होता है? सिर। इस सिर भाग में आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें एक तो एक्रोसोम पाया जाता है,
सिर भाग में क्या मिलेगा? एक्रोसोम। ठीक है, सबसे शीर्ष पर क्या मिलेगा? एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में जल अपघटनी या स्पर्मलाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एक्रोसोम में स्पर्मलाइसिन एंजाइम में पाए जाते हैं। क्लियर बात? ये स्पर्मलाइसिन एंजाइम निषेचन से पहले या निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर ये तो आपको पता ही है कि जो एक्रोसोम है इसका निर्माण किससे होगा? तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। किससे होगा? गोल्जी काय से। फिर एक्रोसोम के अलावा शीर्ष या सिर भाग में क्या मिलेगा? केंद्रक। और केंद्रक में क्या मिलता है? आनुवांशिक पदार्थ। पाया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? क्रोमेटिन या डीएनए। ठीक है, ओके। ये तो बात किसकी हो गई? शीर्ष भाग की। फिर दूसरा भाग है जो संकुचित है या संकरा भाग होता है, नेक या गिरवा। तो गिरवा में आपको क्या ध्यान रखना है? गिरवा भाग में समीपस्थ व दूरस्थ सेंट्रियोल पाए जाते हैं। समीपस्थ और दूरस्थ सेंट्रियोल पाए जाते हैं। समीपस्थ सेंट्रियोल क्या काम करेगा? तो समीपस्थ सेंट्रियोल विदलन में सहायक होता है। ठीक है, और जो दूरस्थ सेंट्रियोल है, दूरस्थ सेंट्रियोल क्या काम करेगा? तो दूरस्थ सेंट्रियोल से एक्सोनीमा या अक्षीय तंतुओं का निर्माण होता है। एक्सोनीमा या अक्षीय तंतुओं का निर्माण। ठीक है, ये हो गया गिरवा भाग। ठीक है, देखो एक बार इसको। अब इसके बाद बात करते हैं मध्य भाग। मध्य भाग या मिड पीस। पहली बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जो मध्य भाग होता है इसे शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष कहते हैं। शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष किसको बोलते हैं? मध्य भाग को। क्लियर बात? इस मध्य भाग में क्या मिलेंगे? तो मध्य भाग में एक्सोनीमा या अक्षीय तंतु
पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो क्या मिलेंगे मध्य भाग में एक्सोनिमा या अक्षीय तंतु, और अक्षीय तंतुओं का निर्माण किससे होता है? दूरस्थ सेंट्रियोल से। और देखो क्या मिलेगा आपको इसमें, ये जो लाल रंग की मैंने सर्पिलाकार रिंग बनाई है इसको क्या बोलते हैं? मैनसेट। लाल रंग की जो सर्पिलाकार रिंग है या वलय है इसको क्या बोलते हैं? मैनसेट। तो मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मैनसेट। ठीक है, अब मैनसेट क्या है मैंने आपको बताया था, निबेनकर किसके साथ? कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मैनसेट का। फिर मैंने आपको बताया था निबेनकर क्या होते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के समेकन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया समेकित होकर के किसका निर्माण करता है? निब्बेन कण का। और ये निब्बेन कण कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मैनसेट, जो कहां पाई जाती है? शुक्राणु के मध्य भाग में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाए जाते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं या ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं। इसीलिए मध्य भाग को क्या बोलते हैं? शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष। ठीक है, फिर मध्य भाग के नीचे या मध्य भाग में अंतिम छोर पर वलय या रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है। वलय सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, और वलय सेंट्रियोल पाया जाता है तो ये वलय सेंट्रियोल क्या काम करेगा? वलय सेंट्रियोल मध्य भाग के माइटोकॉन्ड्रिया को पूछ भाग में आने से रोकता है। पूछ भाग में आने से रोकता है। ठीक है बच्चों, ये बात किसकी हो गई? शुक्राणु के मध्य भाग की। ठीक है, और अंतिम भाग है शुक्राणु का, वो क्या है? टेल या पूंछ। ठीक है, पूंछ भाग में क्या मिलेंगे आपको? अक्षीय तंतु। तो पूंछ के प्रारंभिक भाग में अक्षीय तंतु और कोशिका द्रव्य दोनों पाए जाते हैं, और पूंछ का जो अंतिम भाग है ये संकरा होता है, इसमें केवल अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो अक्षीय तंतु हैं, इन अक्षीय तंतुओं में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, और उन सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या मिलेगी आपको? 9+2, यानी 9 नलिकाएं केंद्र परिधि की ओर होती है और 2 सूक्ष्म नलिकाएं केंद्र की ओर होती है। तो पूंछ भाग, इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य हो जाएगा गति। शुक्राणु गति किसकी सहायता से करते हैं? पूंछ की सहायता से। ठीक है बच्चों, ये शुक्राणु की संरचना। ठीक है, समझ में आ गई? अब इसके बाद अपन देखेंगे क्या, जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है, उस शुक्र जनन की प्रक्रिया का हार्मोनल नियमन, यानी उसको कौन कौन से हार्मोन हैं वो नियंत्रित करते हैं। ठीक है, शुक्र जनन को कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं, उन हार्मोनों की अपन बात करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या हो जाएगा?
शुक्राणु जनन का शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन हार्मोनल नियमन। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं एक चार्ट के द्वारा क्लियर करूंगा और आप ध्यान से इसको सुनना समझना। हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। क्या मिलेगा? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये अग्रपीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है। अग्रपीयूष ग्रंथि पर क्या करेगा? ये कार्य। ठीक है, तो जैसे ही हाइपोथैलेमस से निकला GnRH अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। तो अग्रपीयूष ग्रंथि दो हार्मोन स्रावित करती है, एक तो FSH और एक LH। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो LH और FSH दोनों हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है, अब ये जो FSH हार्मोन है, ये FSH हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। ठीक है, जब वर्षण की संरचना मैंने आपको समझाई थी, उस समय बताया था सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु को आधार और पोषण प्रदान करती हैं। इसके अलावा FSH को क्या करती है? ये संगमित, यानी इसके द्वारा इन्हिबिन हार्मोन का स्राव होता है जो FSH को संगमित करता है। तो FSH किस पर काम करेगा? सर्टोली कोशिकाओं पर। ठीक है, और ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस का नियंत्रण करती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का नियंत्रण। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा हार्मोन कौन सा है? LH हार्मोन। ये जो LH हार्मोन है, ये लेडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। लेडिंग कोशिकाओं पर। ठीक है, तो लेडिंग कोशिकाओं पर कार्य करेगा तो लेडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करेगी। एंड्रोजन, और एंड्रोजन में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लेडिंग कोशिकाएं किस हार्मोन का स्राव करती है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, और ये जो एंड्रोजन है, ये क्या करता है? शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन। ठीक है, दोबारा से देखना एक बार। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH। ये GnRH क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जैसे ही सक्रिय होती है, पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक FSH और एक LH। FSH हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और सर्टोली कोशिकाएं स्पर्मियोजेनेसिस का नियंत्रण करती हैं। ठीक है, इधर LH जो हार्मोन है, ये लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और लीडिंग कोशिकाएं
एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। ये जो एंड्रोजन है ये शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया शुक्राणु निर्माण या शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन। ठीक है, आशा करता हूं चीजें समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूं आपको। अपन यदि शुक्राणु की बात करें तो सबसे पहले शुक्राणु को किसने देखा था? तो शुक्राणु को सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने देखा था। जीवाणु, शुक्राणु या जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने। तो ल्यूवेनहुक ने उस समय किसको देखा था? शुक्राणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा था। तो ध्यान रखना, शुक्राणु को सर्वप्रथम किसने देखा था? ल्यूवेनहुक ने। फिर दूसरी बात आती है कि ये जो शुक्राणु शब्द है, ये शुक्राणु शब्द किसने दिया था? तो ध्यान रखना, वॉन बेयर ने। किसने दिया था? वॉन बेयर ने। ठीक है, धन्यवाद।